बिहार में बाढ़ की समस्या होती है, तो इस पर भी उन्होंने प्रश्न किया था। कोसी नदी के विषय में उन्होंने थोड़ा जानना चाहते थे। कोचिंग मस्ट नहीं है, भाई बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के भी निकाला है, लेकिन कोचिंग हेल्पफुल है। मेरा चूँकि फ़िलॉसफी बैकग्राउंड था और मैं बिहार से आता था, तो उन्होंने बिहार और बुद्धिज़्म के विषय में पूछा। अच्छा। कि बुद्धिज़्म जो है वो बिहार से ख़त्म कैसे हो गया। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द संवाद और मैं हूँ परवेज़ आलम। हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान हैं आज, और हम इस वक्त हैं बघवा गाँव में, फारबिसगंज के, जो बसना पंचायत में है। हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं वो बहुत ही नौजवान और प्रतिभाशाली नौजवान हैं, जिनका नाम है अविनाश कुमार। हम इसलिए यहाँ मौजूद हैं कि अविनाश कुमार जी ने इस बार यूपीएससी की जो सिविल सर्विस परीक्षा है, जिसको एक बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा माना जाता है, इसमें इन्होंने न सिर्फ क्वालिफाई किया है बल्कि इन्होंने 17वां रैंक प्राप्त किया है पूरे भारतवर्ष में। तो अविनाश जी, आपको द संवाद की टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई। आपने ज़िले का नाम रोशन किया, इस गाँव का नाम रोशन किया और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। आपके पिता एक रिटायर्ड शिक्षक हैं, और ऐसा हमारा मानना है, जो जानकारी हमारी, कि आप भी एक मध्यवर्गीय परिवार से हैं। एक किसान भी बैकग्राउंड है, फार्मिंग का भी बैकग्राउंड है आपका। तो आप एक इंजीनियर थे, आपकी पढ़ाई बोकारो में हुई, उसके बाद कहीं और भी हुई जी। तो आप बेसिकली एक इंजीनियरिंग किया और आप शायद जॉब में भी थे जी। कि अचानक ये पैराडाइम शिफ्ट कैसे हुआ आपको कि नहीं, आपको सिविल सर्विस में जाना चाहिए? मतलब क्या आपको चीज़ बहुत अजीब अलग सी लगी, आपको जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया है। और जैसा आप पूछ रहे थे कि मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद फिर मैंने नौकरी भी की 1 वर्ष की कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन में। वहाँ पे मैं थर्मल पावर प्लांट में मैनेजमेंट ट्रेनी के हैसियत से वहाँ पे कार्यरत था। और वो दौर चल रहा था जब सारा देश और विश्व कोविड से जूझ रहा था, कोरोना काल था जी। बिल्कुल। और कई तरह के विजुअल्स आ रहे थे, हम टीवी में भी देख रहे थे। और माइग्रेंट्स वर्कर्स जो थे वो पैदल कई हज़ार किलोमीटर की यात्रा पे निकल रहे थे। तो एक तरफ तो वो सारे दृश्य भी दिख रहे थे जो मन को द्रवित कर रहे थे, और दूसरी तरफ बिहार में जब हम जन्म लेते हैं तो एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है सिविल सर्विसेज की तरफ। हम बचपन से इस सोसाइटी में सिविल सर्वेंट्स को काफ़ी रिस्पेक्ट दिया जाता है, तो हम वो भी देखते हुए बड़े होते हैं, तो हमारे अंदर उसकी एक एस्पिरेशनल वैल्यू हो जाती है, हम वो बनना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तो मुझे लगता है कि मन में ये इच्छा थी ही, और दूसरी वो जो टेम्प्रोरी जो वहाँ पर परिस्थिति बनी थी, जो कोविड का दौर था और सब कुछ देख रहा था, तो उसने भी कहीं ना कहीं मुझे इस ओर मोड़ने का काम किया। और सारी परिस्थितियाँ एक साथ हो गई, और मैंने जॉब से रिज़ाइन किया। जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो मैंने जॉब से रिज़ाइन किया और फिर मैंने तैयारी की तरफ बढ़ाया। अच्छा, मतलब ये बड़ा एक जोखिम आपने लिया है, क्योंकि कहा जाता है कि यूपीएससी जो बहुत ही डाइसी है जी। मतलब आप कह नहीं सकते हैं इसमें क्या होगा। तो आपको ये लगा था कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे इस बार? देखिए, जब और 17वां रैंक लाएंगे आप। देखिए, ये एग्ज़ाम थोड़ा अनसर्टेन है। हाँ, ये मैं कह रहा था। हाँ, तो इसमें आप पहले से कभी ये कह नहीं सकते कि आप क्वालिफाई करेंगे भी या नहीं, और कौन सी रैंक आएंगे ये तो कभी भी नहीं बता सकते। लेकिन जब मैंने नौकरी छोड़ी थी और इस ओर जब मैं आया था, तो मन में एक आत्मविश्वास था कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। ये था कि जी बिल्कुल, ये आत्मविश्वास था, और उसी आत्मविश्वास के भरोसे एक अंग्रेजी में टर्म है लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ, बिल्कुल। तो उस लीप ऑफ फेथ को ही मैंने लिया, और मैं फिर इस दिशा में आया। और थोड़ा सा मन में शुरुआती दिनों में जब मैं पहले अटेम्प्ट मैंने लिखा और प्रीलिम्स में नहीं हुआ, फिर मैं दूसरा अटेम्प्ट भी लिखा, उसमें भी प्रीलिम्स में नहीं हुआ। दोनों में प्रीलिम्स में नहीं हुआ। तो मुझे अपने डिसीजन पे थोड़ी शंका तो हुई कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया था या नहीं। लेकिन फिर वही होता है ना कि आपने एक आइडियल चूज किया अपने लिए। यू हैव चोजन एन आइडियल फॉर योरसेल्फ, सो यू हैव टू गो ऑल द वे, यू कैन नॉट स्टॉप इन बिटवीन। तो वही चीज़ है। तो मैंने सोचा कि अब ये जो कहानी शुरू हुई थी इसे ख़त्म करना है। एक तरह से एक प्रोजेक्ट मैंने हाथ में लिया और इसे कंप्लीट करना है। तो उसी भावना के साथ फुल डेडिकेशन आपने इसको ये किया। ये बताइए, जब रिजल्ट आया तो फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या था? हाउ डिड यू फील? फर्स्ट रिएक्शन इज़ ऑलवेज ऑफ डिसबिलीफ। अच्छा, हाँ, आप सोचते हैं कि मतलब ये मैं ही हूँ या फिर कोई और है। हाँ। तो मैंने देखा, उस समय लंच का टाइम था और ऐसा अनुमानित था कि इस समय ही आएगा। तो मैं जल्दी मैंने लंच फिनिश किया और मैंने देखा। आप यहीं थे? नहीं, मैं दिल्ली में था। हाँ, उस समय। तो फिर मैंने जब अपना नाम देखा, पहले ही पृष्ठ पे था और 17वां रैंक था, तो मुझे लगा कि ये सही पीडीएफ आई है या फिर किसी ने फेक पीडीएफ ऐसे ही मजाक में बना दिया। वो भी काफ़ी होता है और होता ही रहा है कई वर्षों से। तो मैंने अपने एक मेंटर को कॉल किया और उन्होंने कहा कि आप यूपीएससी की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करके और वहाँ से आप चेक करके बताइए। तो उन्होंने फिर वो चेक किया और उन्होंने बताया कि वो मेरा ही रोल नंबर है और मेरा ही नाम है। आपने पहला फ़ोन किसको किया?
पहला तो उन्होंने मेंटर को ही किया था। हाँ, उसके बाद जब कंफर्मेशन के बाद हाँ, उसके बाद फिर मैंने पापा को फ़ोन किया आपने, तो बहुत नेचुरल है कि करना चाहिए। आपने अब तो बहुत पैटर्न बदल गया है यूपीएससी का, सब्जेक्ट्स के भी बचने, तो आपका कोचिंग कहीं से आपने लिया था क्या? कोचिंग शुरुआती दिनों में जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं खुद से ही कर रहा था, सेल्फ स्टडी से कर रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ी कोचिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैंने जो ऑप्शनल लिया था फ़िलॉसफी ऑप्शनल, उसका चूँकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, तो मैंने फ़िलॉसफी ऑप्शनल के लिए क्लासेस ले ली। अच्छा। और एनलाइट IAS करके केरला में है, वहाँ आपने केरला में किया? वो ऑनलाइन क्लासेस मैंने ले ली थी। अच्छा, ऑफलाइन नहीं था? ऑफलाइन नहीं था। अच्छा। और चूँकि उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा था, अच्छा, तो मैंने वो क्लासेस ले ली। और एक करंट अफेयर्स क्लासेस मैंने ली थी फोरम IAS से दिल्ली में ही। दिल्ली में? हाँ। अच्छा। और बाकी जनरल स्टडीज़ वगैरह मैंने खुद से ही पुस्तक से की थी आपने? आपने मॉक इंटरव्यू भी कहीं से किया था? जी, मॉक इंटरव्यू चूँकि वो फ्री ही होते हैं, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और मेरा जो रियल इंटरव्यू था वो 5वें दिन ही ऑर्गेनाइज था। अच्छा। 30 तारीख से। अच्छा, हाँ, 5वें दिन है? 5वें दिन ही था वो, 30 तारीख। तो आपके पास इतना समय भी नहीं था, तो मैंने 2 मॉक्स दिए थे। 2 मॉक्स दिए? हाँ, 2 मॉक्स दिए थे, और उसी के बेसिस पे मैंने जो भी फीडबैक्स मिले थे उस पर मैंने थोड़ा काम किया। और चूँकि समय ज़्यादा नहीं था, तो उसी आधार पे फिर वही लीप ऑफ फेथ वाली बात आती है कि फिर आप आगे बढ़ जाते हैं कि अगर होना होगा तो हो जाएगा। अच्छा, जब चूँकि आपको एक्सपीरियंस भी ऑफलाइन का भी, ऑनलाइन का भी है और कोचिंग का भी है, तो आपको क्या लगता है कोचिंग कितने हेल्पफुल हैं, या कोचिंग मस्ट है किसी भी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? कोचिंग ज़रूरी है, वो डायरेक्शन देता है, या सेल्फ स्टडी से भी लोग कर सकते हैं या करते हैं? नहीं, देखिए, आपका क्या अपना अनुभव है? कोचिंग मस्ट नहीं है। भाई, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के भी निकाला है, लेकिन कोचिंग हेल्पफुल है। हाँ, अगर आपके पास संसाधन है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो आप कोचिंग ले लें तो आपकी यात्रा थोड़ी शॉर्ट हो सकती है। वरना हो सकता है कि आप 1-2 अटेम्प्ट दें और उसके बाद आपको पता चले कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही थी। और अगर कोचिंग आपने लिया है तो आपको थोड़ा मार्गदर्शन मिल जाता है। वो शुरू से ही आपको एक डायरेक्शन देते हैं और आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं। तो कोचिंग इज़ हेल्पफुल बट नॉट नेसेसरी। सब्जेक्ट चूज़ आपने कैसे किया? मतलब एक फ़िलॉसफी जो आपका कहीं से भी सब्जेक्ट नहीं रहा था, हमको जहाँ तक मेरी जानकारी है आपका संस्कृत काफ़ी बढ़िया है, आपका संस्कृत जो है, तो आपने फ़िलॉसफी कैसे चूज़ किया? मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक या रीजनिंग क्या थी फ़िलॉसफी? इसमें स्कोरिंग था ज़्यादा, या क्या देखा था आपने ट्रेंड की फ़िलॉसफी आपने चूज़ किया? देखिए, फ़िलॉसफी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और मेरा बहुत मानना है कि अगर आप किसी भी सिविलाइजेशन की जर्नी को देखना चाहते हैं तो आप उसकी जो फाउंडेशनल फ़िलॉसफी है आप उसको पकड़ें। और फ़िलॉसफी में मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन वो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहा था। अच्छा। मैं जब सिलेबस के थ्रू गया और उसमें देखा कि वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स एरिस्टोटल, प्लेटो से लेते हुए हेगेल, स्पिनोजा और फिर अभी के लिंग्विस्टिक फ़िलासफ़र्स यहाँ तक उसमें इंक्लूडेड हैं। और फिर इंडियन फ़िलासफ़ी में फिर शंकराचार्य, कपिल मुनि, सांख्या एंड वेदांता एंड एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। तो वो मैंने देखा। और फिर सोशियो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी थी और फ़िलासफ़ी ऑफ रिलीजन थी। तो मुझे लगा कि अगर इसी बहाने मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ता हूँ, ये चीज़ें भी हम जान लें, तो वो मतलब एनरिचमेंट भी होगा, एनरिचमेंट बहुत एनरिचमेंट होगा, पर्सनालिटी का एनरिचमेंट, नॉलेज एनरिच होगा आपका। 100%। तो आप नॉर्मली आपका रूटीन क्या था पढ़ने का या इसके लिए, और कब से ये तैयारी शुरू, कितने साल मतलब आपको लगे इसमें? तो मैंने जुलाई 2020 में मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दिया था जी। और उसके बाद फाइनली ये मई 2023 में मेरा रिज़ल्ट आया, तो लगभग 3 साल लग गए। और जो रूटीन हुआ करता था वो फिक्स टाइम तो कुछ नहीं होता था, क्योंकि मैंने पावर प्लांट में जॉब किया था और वहाँ पे 3 शिफ्ट में काम हुआ करता था, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट शिफ्ट। तो मेरा जो बॉडी साइकिल है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका था। कभी मैं दिन में सो रहा हूँ, कभी रात में सो रहा हूँ, कभी शाम में। बायोलॉजिकल क्लॉक ही चेंज हो जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक ही पूरा चेंज हो गया था। तो इसलिए मेरा ये मानना था कि 8 से 9 घंटे आप कभी भी पढ़ लें दिन में, जब समय मिले 8 से 9 घंटे। जो एस्पायरेंट्स हैं अभी, उनको क्या कहना चाहेंगे आप, कितने घंटे उनको पढ़ाना चाहिए विद फुल डेडिकेशन? हाँ, मैं कहूँगा कि जो स्टैंडर्ड है वो कम से कम 8 से 9 घंटे पढ़नी चाहिए हर एक बच्चे को। और अगर आप कमज़ोर हैं और आपको लग रहा है कि आप बाकी से पिछड़ रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप 2-3 घंटे और ऐड कर दीजिए उसमें। तो 8 से 10 घंटे आपको पढ़ने चाहिए डेली। जी जी जी। अब आप सिविल सर्वेंट हो गए हैं, ज्वाइन भी करेंगे, और होम कैडर हो सकता है आपको मिल जाए, चूँकि रैंक आपको बढ़िया है, तो हो सकता है आप होम कैडर लेना चाहेंगे क्या? नहीं, मैंने चॉइस तो दिया है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। होम कैडर का चॉइस है? जी जी। अच्छा, बिहार को मैंने चॉइस में दिया है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। आप जब ज्वाइन कर लेते हैं जॉब, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो आप प्रोएक्टिव होकर
गवर्नमेंट के किन सी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप मतलब डीएम बनते हैं, चाहे 4 साल 3 साल प्रोबेशन के बाद तो आप उस पोस्ट पे आएंगे ही, डीएम बनेंगे, क्योंकि डीएम एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है जो हम लोग अब तक एक्सपीरियंस हम लोग का रहा है। तो प्रोएक्टिव होकर गवर्नमेंट की कौन सी नीति को आप लागू करना चाहेंगे जो सोशल वेलफेयर का हो, जो पॉवर्टी एलिमिनेशन का हो, कौन सा स्कीम है जिसको आप फोकस करना चाहेंगे, इसमें प्रोएक्टिव होगा? उन्हें सारे स्कीम करने हैं आपको, लेकिन प्रोएक्टिव होकर क्या करना चाहेंगे? तो जैसा कि आपने कहा कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो हैं और ख़ास करके पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए या वुमेन के लिए या फिर चिल्ड्रन के लिए जो स्कीम्स आती हैं, अगर आप ये आवास योजना की ही बात कर लें तो इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, या फिर मिड डे मील स्कीम्स वगैरह जो स्कूल में चलती हैं ये प्रॉपर हो रही हैं या नहीं, शिक्षा से रिलेटेड जितने स्कीम्स हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से हो, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भारत सरकार की आ रही है वो अच्छे तरीके से क्रियान्वित हो, क्योंकि जो शिक्षा और स्वास्थ्य है अगर इन दोनों चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है कि एक पिछड़ा ज़िला भी काफ़ी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स होते हैं उनमें शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को ही असल में लोग बहुत नज़रअंदाज करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स है उसको लोग बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी सोशल मीडिया का दौर है बहुत ज़्यादा, तो आपके सफलता में सोशल मीडिया, इंटरनेट का कितना योगदान है? सोशल मीडिया का उतना योगदान नहीं है, लेकिन इंटरनेट का बहुत योगदान है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं ऑनलाइन क्लासेस लिया करता था, तो ऑनलाइन क्लासेस इंटरनेट के थ्रू ही होता था, और फिर मॉक टेस्ट वगैरह के लिए भी टेस्ट पेपर्स मैं स्कैन करके भेजता था और वहाँ से इवैल्यूएशन आती थी। तो इंटरनेट का अगर अच्छे तरीके से उपयोग किया जाए तो मुझे लगता है कि कहीं पे भी, अगर देश के दूर दराज इलाकों में भी अगर अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी है, यहाँ पे तो नहीं है, इस गांव में उतना स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, लेकिन अगर आज के डेट में बहुत जगहों पे नॉर्थ ईस्ट में भी अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी आ रही है, तो अगर वैसा मिल जाए तो मुझे लगता है कि कोई भी छात्र देश के दूर दराज इलाकों में भी बैठकर घर से ही तैयारी कर सकता है। तो इंटरनेट इज़ अ काइंड ऑफ बून फॉर एवरीबॉडी। इंटरनेट इज़ अ काइंड ऑफ बून। आपकी सफलता में जो आपका अचीवमेंट है उसके पीछे आपके परिवार और मित्रों का कितना योगदान है? देखिए, परिवार का योगदान तो रहता ही है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं नौकरी छोड़कर आया था, तो जितने पैसे बचे थे वो तो कुछ दिनों में ख़त्म हो गए। भी बात है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो परिवार से मिलता ही है, और जब इनिशियल सेटबैक्स आपको मिलते हैं, जब आप उस टाइम में आपके परिवार आपके पीछे खड़े थे? जी बिल्कुल। जब आपका फेल्योर हुआ था, सक्सेस में तो खड़े रहते हैं, जी जी, फेल्योर में खड़े रहते हैं? नहीं, उस समय भी खड़े थे, और उनके खड़े होने का ही योगदान है कि मैं डटा रहा और अंतिम तक लड़ता रहा। तो फैमिली और फ्रेंड्स का तो सपोर्ट रहता ही है। सपोर्ट रहा आपको? जी जी, रहता है, ये बहुत ज़रूरी नहीं, लेकिन आपको रहा? मुझे भी रहा आपको सपोर्ट। अच्छा ये बताइए कि आजकल एक डिजिटल वर्ल्ड में एक बड़ी क्रांति आ गई है एआई के नाम से, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से तो बहुत सारे चैटबॉट बन गए हैं, चैट जीपीटी आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये कितना मतलब रोज़गार को ख़त्म कर सकता है या नए रोज़गार पैदा कर सकता है? मतलब अब तो ये चीज़ें आ गई हैं कि भाई आपको एक किसी कवि की भी ज़रूरत नहीं है, किसी शायर की ज़रूरत, वो खुद ही करके देता है, मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर हो रहा है। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आप चूँकि टेक्नोक्रेट भी रहे हैं, तो आप किस तरह से एआई को कैसा देख रहे हैं आप? क्योंकि जिसका फाउंडर था वो इसके डिज़ाइन कर चुके हैं, मतलब उनको ये शक था, तो आप किस तरह देखते हैं, कितना लाभकारी है एआई जो है? देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो डिसरप्शन क्रिएट करती ही है। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, तो जब एग्रीकल्चरल सोसाइटी हुआ करती थी और उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होती है, तो उसने एक कैसे एक फ्यूडल सोसाइटी को एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया। वहाँ पे जो नौकरियाँ थी वो सारी नौकरियाँ चली गई, और उसके बाद नई नौकरियाँ आई जो उद्योगों में काम करने के लिए, जिस पे मार्क्स का जो पूरा मार्क्सिज्म का सिद्धांत है उसी के ऊपर आया। तो उसी तरह से ये जो एआई है ये भी एक डिसरप्शन क्रिएट करेगा। ये भी पूरी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री 4.0 अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ, तो पूरी इंडस्ट्री जो है वो चेंज होने वाली है। तो पुराने जॉब्स खत्म होंगे और नई नौकरियां आएंगी। तो री स्किलिंग अगर किया जाए, लोग बेकार नहीं हो जाएंगे? आपको लगता है कि इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी, ये तो यही कर देगा, ये कर रहा है?
नहीं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको री स्किलिंग करना होगा। जो आपके पुराने स्किल्स थे, आप उसके बदौलत अब काम नहीं कर पाएंगे। तो आप अब जैसे अब हमें ह्यूमन स्किल्ड लेबर चाहिए जो कि एआई के फील्ड में, मशीन लर्निंग के फील्ड में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के फील्ड में इन चीज़ों पे काम कर सके। तो हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो भी उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ताकि ये जो डिसरप्शन है इससे हम सक्सेसफुली निकल पाएँ। एक सिविल सर्वेंट का आइडियली क्या रोल होना चाहिए? आपको क्या लगता है सिविल सर्वेंट कैसे बदलाव कर सकता है सोसाइटी में? देखिए, जो एक सिविल सर्वेंट है वो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच का लिंक है। तो सरकार की जो भी योजनाएं होती है वो उसका पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करना वो सिविल सर्वेंट का एक दायित्व है, वो फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सिविल सर्वेंट एज ए लीडर भी काम करते हैं। आप जहाँ पे पोस्टेड हैं वहाँ की आप जो सोशल चैलेंजेस हैं आप उनको भी दूर कर सकते हैं। जैसे कि मुझे याद है कि किसी डीएम शायद राहुल कुमार थे, उनके विषय में चर्चा हो रही थी कि एक स्कूल में एक महिला थी, शायद वो विधवा थी, और उनके द्वारा जब खाना बनाया जा रहा था तो लोग खाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे मिड डे मील में। तो उन्होंने सबसे ये तय किया कि मैं खुद जाकर वहाँ खाना खाऊंगा, और उसके बाद चीज़ें परिवर्तित हो गई। तो ये एक सोशल चेंज, तो एज ए लीडर सिविल सर्वेंट को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज भी होना चाहिए। एक सिविल सर्वेंट को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब ये जो आपकी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे एक कदम आगे जाने की बात है। हम ये आशा करें कि अविनाश कुमार जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज बनेंगे। जी, मैं पूर्ण कोशिश करूँगा कि आपकी अपेक्षाओं पर मैं खरा उतर सकूँ। आप नए जो अभी लोग एस्पायरेंट हैं, आप उनको तैयारी करने के लिए विषयों के संबंध में या कोचिंग के संबंध में क्या सलाह हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखनी है कि क्या आपको कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं। ये सबसे पहले आपको पता करना है, और वो पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि यूपीएससी जो सिलेबस निकालती है आप उस सिलेबस को बार बार पढ़ें और देखें कि उन जो टॉपिक्स हैं उन पे आपका होल्ड बन पा रहा है या नहीं। अलग अलग सोर्सेज से इंटरनेट पे आप सर्च करके देखें, और अगर आपको लगता है कि थोड़ी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कहीं से कोचिंग ले लें। अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है, तो आज के समय में कई सारे फ्री चैनल्स भी अवेलेबल है। यूट्यूब पे भी अगर आप सर्च मारेंगे, आप वो टॉपिक सर्च मारेंगे तो उसमें भी कई सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो उसमें से जो भी जिसकी गुणवत्ता ठीक हो आप वो देख सकते हैं, और उससे आप अपना नोट्स बना लीजिए, और अपने नोट्स बनाने के बाद उसका प्रॉपर रिवीजन कीजिए। कुछ टेस्ट पेपर्स दीजिए। टेस्ट पेपर अगर नहीं दे सकते हैं तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको बनाइए, और किसी भी सीनियर या मेंटर से उसको दिखवाइए। जिन लोगों ने पहले परीक्षा दी है उनसे आप मदद ले सकते हैं, और वो लोग आपके आंसर्स देख करके इवेलुएट कर देंगे, आपको सलाह देंगे कि किस तरह से इसमें और सुधार करना है। और जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि आपका ध्येय स्पष्ट होना चाहिए। आप बीच में मार्ग से डगमगाए नहीं। अगर आपने तय किया है कि आपको सिविल सर्विसेज की परीक्षा देनी है तो उसके लिए आपको अंतिम तक लगे रहना होगा। शुरुआत में कुछ अगर असफलताएं भी हाथ लगे फिर भी अंतिम तक लगे रहना होगा, और पूरे मनोबल के साथ लगे रहना होगा। इसमें लक कितना काम करता है? लक एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और लेकिन आप लकी तभी होते हैं जब आप मेहनती होते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो वही चीज़ है। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करें तो आप देखेंगे कि आप लकी भी होते जा रहे हैं। तो जैसे कि मेरी ये जो तीसरी अटेम्प्ट थी इसमें भी लक का बहुत योगदान रहा होगा, क्योंकि अगर प्रीलिम्स में ही देखें तो 100 प्रश्न आते हैं और उसमें आपकी साल भर की मेहनत का नतीजा निकलना है। तो हो सकता है कि उसमें से कुछ प्रश्न होगा जो मेरे लक की वजह से जो मैंने पढ़ा है उसी में से आ गया। उसी तरह से मेंस भी है। मेंस में भी कई सारे तो कैनवास तो काफ़ी बड़ा है ना, ये सारे कुछ भी नहीं समझ सकते हैं कि कहाँ से आ सकता है। 1750 नंबर की मेंस की परीक्षा है, तो उसमें भी हो सकता है कि मैंने कुछ पढ़ा होगा जो वहाँ पे पूछ दिया गया होगा। उसी तरह से इंटरव्यू में भी कि कुछ अच्छे प्रश्न पूछ दिए गए होंगे जिसका मैं अच्छे से अच्छा, इंटरव्यू कैसा रहा था? इंटरव्यू मतलब क्या मेन क्वेश्चन आप फोकस, बिहार पे भी था फोकस कुछ? जी, मतलब जो इंटरव्यू होता है वो मेनली आपसे जो यूपीएससी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरवाती है उसमें जो आपके सारे डिटेल्स होते हैं उसी पे पूछते हैं। तो उन्होंने मेरा चूँकि फ़िलासफ़ी बैकग्राउंड था और मैं बिहार से आता था, तो उन्होंने बिहार और बुद्धिज़्म के विषय में पूछा। अच्छा। कि बुद्धिज़्म जो है वो बिहार से ख़त्म कैसे हो गया, जबकि यहीं पे उसका सब कुछ स्टार्टिंग भी यहीं से हुआ, भगवान बुद्ध की यहाँ पे। वो तो भारत से ही ख़त्म हो गया। जी बिल्कुल, भारत से ही ख़त्म हो गया। हाँ, थोड़ा सा महाराष्ट्र में है अभी। हाँ, और ये नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल वगैरह में है, लेकिन बिहार जहाँ पे उसका शुरुआत हुआ वहीं पे वो ख़त्म क्यों हो गया, तो ये इससे रिलेटेड सवाल था। तो इस तरह के प्रश्न थे। और बिहार में बाढ़ की समस्या होती है तो इस पर भी उन्होंने प्रश्न किया था। कोसी नदी के विषय में उन्होंने थोड़ा जानना चाहते थे। थैंक यू वेरी मच अविनाश जी, और
बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आपने समय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके चैनल की ओर से। और हम आशा करते हैं कि जो बातें आपने कही हैं, आपको जब ये जिम्मेदारी मिलेगी तो आप पूरी कोशिश करेंगे कि वो जिम्मेदारी आप निभाएं, ताकि लोगों का जो भला हो सके। और जो जिस चेंज इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि अविनाश कुमार जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज का एक मॉडल बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच सर।